अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा, उसे आसान कर सकते हैं। कभी भी अपनी स्ट्रगल्स को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। हर किसी की अपनी तरह की मुश्किलात होती हैं। किसी की बात नहीं अच्छी लगती, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हो जाएं, काम डाउन करें और फिर जाके सिचुएशन से डील करें। तो जी, प्रोग्राम का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के बारे से। आज के रोज में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 21 डिग्रीज और कम से कम 7 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें विजिबिलिटी की तो 805 मीटर्स है। इस सुबह विजिबिलिटी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा विजिबिलिटी बेहतर होती गई। अगर हवा की बात करें तो इस वक्त 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा है। आई डोंट थिंक कि पूरे शहर में इतनी चल रही है, बिकॉज अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर थी। इतनी हवा नहीं है, लेकिन फिर भी हवा चल ज़रूर रही है और ठंड अमूमन जितनी होती है उससे ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर यूवी इंडेक्स की बात करें तो 1 है, जो कि ऑफकोर्स मॉडरेट है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। कोशिश करें कि सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। 12 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान लाजमी तौर पर सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमेशा हर सुबह का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इससे पहले मैसेज के अंदर ये ज़िक्र फरमाया था कि 7 वो आदमी हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उसमें से दूसरा वो शख्स जिसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वशाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह। दूसरा वो खुशनसीब इंसान है जिसने अपनी जवानी की इब्तिदा अल्लाह की याद से की हो। जिस नौजवान ने अपनी जवानी की इब्तिदा अल्लाह की याद से की हो, ये वो खुशनसीब नौजवान है जिसे क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। ए अल्लाह, हमारे तमाम नौजवानों को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाई। आमीन आमीन आमीन। तो इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और हमेशा आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव मैसेजेस, पॉजिटिव बातें आप लोगों तक हमेशा पहुंचाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम, एज अ बेटर पर्सन इन द कम्युनिटी अराउंड यू, आप हमेशा हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें, एज अ पर्सन भी, एज एन इंडिविजुअल भी। और नई चीज़ें जब भी आप सुनते हैं, सीखते हैं, किसी की कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपको अच्छी लगती है, हमेशा कोशिश करें उसको भी अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की। और कभी भी कोई वक्त लेट नहीं होता कोई नई आदत या हैबिट अपनाने के लिए। 21 दिन लगते हैं किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए, तो 21 दिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद कोई भी चीज़ अगर आप अपनी रूटीन में ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको एज अ हैबिट तब्दील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमेशा हमेशा हम डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, सोसाइटी के हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से। हमारी इकॉनमी हमेशा से स्ट्रगल करती रही है, और इवन दो कुछ वक्त के लिए कुछ चीज़ें इंप्रूव होती हैं, लेकिन फिर से पॉलिसीज़ को मेंटेन नहीं किया रखा जा पाता, जिसकी वजह से दोबारा से बैक ट्रैक होने लग जाते हैं। डिफरेंट तरह के इश्यूज परसिस्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल एज अ पाकिस्तानी शहरी हम सब यही चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी में इंप्रूवमेंट आए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जो कि एक्चुअली आवाम के लिए चीज़ों को आसान करें, ना कि आवाम के लिए चीज़ों को मुश्किल करें। इसी हवाले से आज बात करेंगे, कोशिश करेंगे फोकस इकॉनमी पे ज़रूर लेकर आएँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को हमारे मुल्क की इकॉनमी से फ़र्क पड़ता है, हर पाकिस्तानी को इससे फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं इस पर ज़रूर थोड़ी सी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि आखिर हमारी इकॉनमी स्ट्रगल क्यों करती है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या करना ज़रूरी है और हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है अपनी इकॉनमी में। साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा पॉलिटिक्स को भी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइट हार्टेड रखें कन्वर्सेशन को, और नून लीग के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान आज हमें ज्वाइन करें स्टूडियो के अंदर। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। अब्दुर्रहमान पहले हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ राना एहसान अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिविजनल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और जिस तरह से मैं बात कर रही थी अब्दुर्रहमान, हमारी इकॉनमी हमेशा से स्ट्रगल करती रही है, और हर पाकिस्तानी चाहता है हमारी इकॉनमी बेहतर हो, ताकि हम लोग एक्चुअली में
अपने मुल्क में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ सकें, हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए ज़िंदगियाँ आसान कर सकें। आपका क्या ख्याल है अगर ओवरऑल हम इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, अगर उसको रिलेट करें पॉलिटिक्स के साथ? थैंक यू फातिमा। ये बेसिकली हमारा बड़ा मसला रहा है। यहाँ पर मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताऊँ कि अब 2018 में हुकूमत तब्दील हुई थी तो असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानब से हुकूमत को ये पेशकश की गई थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद चार्टर ऑफ इकानमी भी कर लिया जाए। जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको लॉन्ग टर्म तक चलाना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ पर होता है कि जब भी हुकूमत बदलती है वो अपनी नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवा देती है, उसमें अच्छी बुरी या जो भी चीज़ें हों, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि वहाँ पर जो हमारी ग्रोथ रेट रुक जाती है। बाज़ हमारी देखिए समझने की बात होती है कि यहाँ पर इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, यहाँ पर इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं है। तो फिर इसमें आवाम को रिलीफ मुहैया करना, आवाम के लिए जो महंगाई से लोगों को बचाना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं और इन पर काबू पाना बड़ा ज़रूरी होता है। गवर्नेंस के बड़े मामलात होते हैं इसमें। किसी की भी जो यहाँ पर मुआशी सूरत हाल है कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं रही। अभी अगर हम आखिरी 15-20 सालों की बात करें तो जब भी कोई अमेरिकन यहाँ पर हमें कोई अमदाद मिलती रही है तो हालात थोड़े बेहतर रहे हैं। जो ही उन्होंने अमदाद रोकी उसके बाद हालात ख़राबी की जानब भी गए हैं। बदकिस्मती भी होती है हुकूमतों की। फिर अभी इस मौजूदा हुकूमत में जो कोरोना आ गया उसकी वजह से कुछ इन्हें फ़ायदे भी ये तो पहुँचे। बहुत ही लंबी बदकिस्मती है जो चली आ रही है बहुत अरसे से। हाँ, बस ये मैंने ये दो फायदे हुए कि एक तो सब कुछ इन्होंने कोरोना पे डाल दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है उसके असरात पाकिस्तान में भी आए हैं और ये पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा जो है वो बढ़ गई। बैड गवर्नेंस भी इसमें शामिल हो गई। फिर हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा भी हो गई हैं, जो मतलब कई तरह के क्राइसिस हैं जिनकी वजह से आवाम को जो है वो झेलना पड़ रहा है। फिर जो डॉलर के बारे में बात की जाती थी कि पहले पिछली हुकूमत ने शायद उसको मसनूई तौर पर एक कीमत पे बांध के रखा हुआ था, मार्केट रेट पे नहीं था, जिस वजह से भी जो ही ये हुकूमत तब्दील हुई है तो वो छलांगे लगाता हुआ आपके सामने अभी एक हफ्ते में तो थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन जो 175-76 पर चला गया, कहा जाता है कि ये शायद जून तक जो है वो 200 के करीब करीब चला जाए। तो इसकी वजह से अब जितनी भी हम चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं वो अल्टीमेटली लोगों को महंगे दामों मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम आम लोगों के लिए जो ऑफ कोर्स या मैथमेटिक्स के शोबे से या डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियोज में इन्वॉल्व नहीं है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आई थिंक हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम नंबर्स देखते हैं टेलीविजन पे, अच्छा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर आसान लफ्ज़ों में हमारी इकोनॉमी की जो करंट सिचुएशन है और क्यों इतना बुरा इफेक्ट लोगों को सफ़र करना पड़े, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का जो शुरू से इशू रहा है वो एक्सपोर्ट उसे कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बैरून मुल्क बेचते हैं और उसकी जगह आपको डॉलर्स मिलते हैं। और इम्पोर्ट्स होते हैं कि जब आप बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको डॉलर्स देने पड़ते हैं, बाहर के मुल्क में भेजने पड़ते हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और फिर जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो उसका जो फ़र्क आ जाता है उसको ट्रेड इम्बैलेंस कहते हैं। तो ये आसान लफ्ज़ों में है। तो पाकिस्तान का जो फंडामेंटल इशू रहा है वो ये रहा है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हमारे पास हमेशा डॉलर्स की कमी रहती है। और उस कमी की वजह से जब हमारे पास डॉलर ज़्यादा कम हो जाते हैं तो फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है, हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है कि हमें डॉलर्स दो, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, क्योंकि आपने इकोनॉमी को चलाना होता है। अभी भी करंटली भी मैं समझता हूं कि जब आप इस पूरे रीजन को देखते हैं तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, हमारे से अलग हो गया। आज बांग्लादेश का जो 1% है, जिसको हम कहते थे वो कि 1% का नहीं, वो टका पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तानी रुपए से 2 गुना से भी ज्यादा तगड़ा है। यानी कि 85 रुपए का 85 टकों का $1 आता है, जबकि हमारे 175 या 176 रुपए का $1 आता है। तो ये क्यों हुआ कि उसकी वजह यह कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो फंडामेंटल बीमारी आप कह लें, वो बीमारी यही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स वर्सेस इंपोर्ट्स का जो डेफिसिट है वो हम उसको अबूर नहीं कर पाए, और उसमें जो है वो फर्क बढ़ता जा रहा है, बल्कि कम नहीं हुआ, बढ़ता जा रहा है ट्रेड डेफिसिट का। तो ये हमारी जो कह लें कि मईशत को सबसे बड़ी बीमारी जो लाहक है वो ये है। और जस्ट टू एक्सप्लेन और थोड़ा आसान ताकि हो जाए समझने के लिए, जब भी आप IMF से पैसे लेते हैं तो उससे आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है,
ये डीवैल्यूएशन जो है वो, बिकॉज मैं गलत ना बोल रही, मैं चाहती हूँ। देखिए आईएमएफ जब आता है तो वो तो आपको लोन देता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी आईएमएफ ने आपको $1 अरब दिया, तो 178 से आपका या 177 से डॉलर 175 पे आ गया, जो कि बेहतर नहीं बेहतर हो गया आपका। अच्छा। आपकी जो रुपए की कदर है बेहतर होगी। और अब इस आईएमएफ की सर्टिफिकेशन के बाद आप बाकी भी दुनिया के अंदर जो इदारे हैं जो मुल्कों को लोन देते हैं, आप उनसे भी लोन ले सकते हैं। तो आपकी कदर जो डॉलर रुपए की जो कदर है वो संभले, वो खराब नहीं होगी। महंगाई आईएमएफ कहता क्या है आपको? आईएमएफ ये कहता है कि हुकूमत की जो आमदन है वर्सेस उसके जो अखराजात हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, आप खसारे में हैं, आप इसको काबू करें। जब वो कहता है इसको आप काबू करें, तो फिर उस सूरत में जो है हुकूमत ये करती है कि इजाफी टैक्सेस लगाती है। और वो गलत नहीं कहता आईएमएफ आपको। आईएमएफ इसलिए कहता है भाई आप इतनी कमाई नहीं कर रहे, खर्चे आपके इतने ज्यादा है, आप कैसे चलेंगे। इसी तरह जो आपका सर्कुलर डेट है मिसाल के तौर पे, अब बिजली आप बना के बेच रहे हैं और उस सिनारियों में आपका जो है अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, आईएमएफ कहेगा भाई ये नुकसान हो रहा है, कैसे चलोगे तुम, इस नुकसान को अभी रोको, इसको जो है इसके अंदर रिफॉर्म्स लाओ, बिजली के बिल बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ, ये खसारा नहीं होना चाहिए हुकूमत को। इसी तरह आईएमएफ आपको कहेगा कि आपका जो डॉलर का जो डेफिसिट है उसको भी आप कवर करो। भाई ये आप इतनी ज्यादा जो है तो करेंसी को आपने मसनूई तौर पे मैनेज किया हुआ है, इसके अंदर मसनूई ये इसको खत्म करो और इसको जो है फ्री फ्लोटिंग करो। सवाल था कि डी वैल्यू क्यों करते हैं? डी वैल्यू, लेकिन डी वैल्यू इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास मिसाल के तौर पे अब डॉलर नहीं है, तो फिर वो डॉलर का जब किसी चीज की मांग ज्यादा हो जाए, पाकिस्तान में डॉलर शॉर्ट हो जाए, सप्लाई कम है डॉलर्स की और डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई डिमांड जो है डॉलर की प्राइस को ऊपर ले जाता है। जब आपके पास मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी बताऊं कि अगले जो 5 महीने या इस साल के अंदर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है कि डॉलर जितने बाहर भेजे और जितने बाहर से आए, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, उसका जो खसारा है वो $18 अरब का है मिसाल के तौर पे। और $18 अरब के बाद आपने $12 अरब के कर्जे वापस करने हैं, तो इसका मतलब है कि इस साल में हमें $30 अरब की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास $30 अरब नहीं है, हमने बाहर से बोरो करने, कर्जा लेने। अगर उस डॉलर में हम कमी लाते हैं, मिसाल के तौर पे $20 अरब ले लेते हैं और रिक्वायरमेंट $30 अरब की, जो $10 अरब का जो खसारा है वो आपके रुपए की कदर को गिरा देगा और रुपया जो है वो डी वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 30 अरब पूरे हैं, आपके पास जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो फिर डॉलर जो है जहां है वहीं रुका रहेगा। और अगर आपके पास 35 अरब आ जाते हैं तो फिर आपकी कदर रुपए की बहुत जल्दी से बेहतर हो जाएगी, हो सकता है फिर रुपया आपका 150 पे आ जाए। तो ये डॉलर की डिमांड और सप्लाई, उसके ऊपर जो है करेंसी डीवैल्यू होती है और या अप्रिशिएट होती है। फातिमा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ कि अभी यहाँ पर सबसे बनाऊँ अफगानिस्तान सिचुएशन की वजह से यहाँ पर, क्योंकि उनकी जितनी भी इंपोर्ट आ रही है अब दुनिया उन्हें तस्लीम नहीं कर पा रही। जितनी भी इंपोर्ट आ रही हैं वो हमारे वाया से आ रही हैं बहुत ज़्यादा, या इंडिया से आ रही हैं, तो उसका भी जो हमारे डॉलर पे बड़ा असर पड़ रहा है। फिर इसमें जो हमारी इंपोर्ट, इन्होंने ग्रोथ रेट जिस तरह से अब 5.37 पे दिखाया है, तो उसकी वजह से भी जितनी इंपोर्ट करना पड़ रही है हमें, ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट इन्होंने खोली है। पिछले साल में काफ़ी ड्यूटीज़ की वजह से बंद भी रखी गई थी, तो उसकी वजह से भी जो हमारा डॉलर है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कि अब जो एक तो हमारा पहले से असर पड़ रहा था कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम है हमारी, ऊपर से जो अफगानिस्तान का मामला हमारे साथ चढ़ गया, ये जो डबल बोझ डॉलर पे आ गया। फिर इन्होंने स्टेट बैंक को एक तरह से, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बहुत ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट कर दिया है, कि इससे पहले जो हुकूमत जब चाहे मुदाखलत कर लेती थी, जब फील होता था इसाक डार को कि डॉलर को मसला आ रहा है, तो हुकूमत की जानब से, स्टेट बैंक की जानब से भी डॉलर मार्केट में। एक पॉइंट मेरा ऐड कर लें अगर अब्दुल रहमान साहब इजाजत दें, कल जो है इनको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी भी जो स्टेट बैंक है पिछले 2-3 माह से वो अच्छी खासी मार्केट में इंटरवेंशन कर रहा है। इंटरवेंशन का मतलब है वो डॉलर फेंक रहा है, यही वजह है आपके रिजर्व्स कम हुए। तो ये बात सिर्फ कहने तक है कि इसाकदार इंटरवेंशन करता था या मसनूई तौर पे डॉलर को कंट्रोल करता था, वही काम बल्कि इन्होंने अपने 3.5-4 सालों में जो हमने डॉलर मार्केट में फेंके उससे ज्यादा ये फेंक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉलर कंट्रोल नहीं हुआ। पिछले अभी ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि $1.5 अरब तो सिर्फ पिछले कुछ चंद हफ्तों के अंदर इन्होंने मार्केट में रिलीज किए थे।
एट द एंड ऑफ द डे जब मसनूई तौर पे आप अगर स्टेबलाइज कर भी दें इकोनॉमी को, दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। इस तरह तो चीज़ें आगे चलते चलते हमारे मुल्क की इकोनॉमी तो तबाह हो चुकी होगी। क्या कहेंगे आप अब्दुल? फातिमा देखिए, ये मतलब एक बड़ी बहस जो है वो माजी की नून लीग की हुकूमत में बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि उन्होंने जो 5 साल अपनी इकानमी चलाई है उसमें जो मार्केट वैल्यू से नीचे चीज़ें या अप करके चलाई है, और उसकी वजह से जो शौकत तरीन ने इल्ज़ाम भी लगाया कि 65 से 70 अरब डॉलर का जो नुकसान है वो मार्केट को हुआ। तो ये मतलब डिबेट तो चलती रहती है, लेकिन इनकी डिबेट में ज़्यादा वजन इस लोग अगर समझते, अगर ये इकानमी कंट्रोल कर लेते। अब जो मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा ये मसला बना कि इमरान खान की जो स्पीचेस होती थी कि IMF के पास नहीं जाना, खुदकुशी कर लेनी है, तो पहले जो हमारे मिनिस्टर को, असद उमर को, इसी वजह से छोड़ना पड़ा था कि वो IMF के पास जा नहीं पा रहे थे प्राइम मिनिस्टर की वजह से, और मुल्क चल नहीं पा रहा था। वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील किया, तो ये कोई चौथा पांचवा वज़ीर ख़ज़ाना लगाया है। सेक्रेटरीज चेंज किए जा रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो यहाँ पर चेयरमैन है वो चेंज किए जा रहे हैं। अभी जो पॉलिसीज़ है उनमें तसलसल नहीं आ रहा। देखिए, नून लीग या पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ में काफ़ी हद तक हमें तसलसल मिलता था, उसकी वजह से चीज़ें बेहतर होती हैं। ये हुकूमत इस हिसाब से बड़ी बदनसीब भी रही है कि इन्हें कोई भी जो अपना बंदा इनके पास नहीं है, ये तमाम वो बंदे लगाने पड़ रहे हैं जो IMF की डिमांड पे लगाने पड़ रहे हैं, स्टेट बैंक में भी और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि हम चीज़ों को चाहे आज मुश्किल है आगे के लिए आसान करें, अग्री करते हैं? नहीं, ये चीज़ें दिन ब दिन मुश्किल होंगी। अभी जो इनकी जानब से अदाद-ओ-शुमार दिखाए जाते हैं उसमें भी नून लीग की जानब से या जो आज़ाद जो माहिर मईशत है उनकी जानब से भी ये तनकीद की जाती है कि ये जानबूझकर जो अपने अदाद-ओ-शुमार ग्रोथ रेट के वो बढ़ा के पेश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम यही बात कर भी रहे थे कि अभी जो इन्होंने अदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं उसमें कितनी जो ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि अगर ये वाकई 537 पे हों तो फिर जो मुल्क में जो हमें बेहतरी है वो कुछ तो नज़र आनी चाहिए, जबकि बिल्कुल भी नहीं आ रही। साथ ही अगर ऑफ कोर्स अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज क्यों नहीं कर पाई? हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे पास बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो कि पूरी दुनिया के अंदर हम एक फ़ायदेमंद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें। फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे जब हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं? देखिए, इसमें आपने अपनी इंट्रो में इसका जवाब दे दिया था कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं रहती। अब मिसाल के तौर पे 2018 में जब हमारी हुकूमत PMLN छोड़ के गई तो 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और ये हकीकत है। अब उस करंट अकाउंट डेफिसिट को लेते हुए जब PTI हुकूमत आई तो उसने ऐसे नारे लगाए हुए थे कि हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। तो वो जो शुरू की जो हिचकिचाहट थी कि हमने IMF के पास नहीं जाना, और फिर उनकी टीम का ना सेट होना, डिले आ जाना, और उस डिले की वजह से डॉलर एकदम से बेकाबू हो गया। और फिर जिस तरह हमने जो सूद की शरह थी जिसको मार्कअप रेट या कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, वो हमारी 6% पे थी। तो ये जब हुकूमत आई तो इन्होंने, जबकि इन्फ्लेशन तब 8%, महंगाई की शरह 8-9% पे थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम इसको सूद की शरह को बढ़ा दें क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो उसको हम काबू कर पाएं, लेकिन उस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं थी बढ़ाने की, और ये 13% पे ले गए। तो आप सोचें कि जिस मुल्क में एक तरफ सूद की शरह 6% है और एक साल बाद 13% हो जाए, जिस मुल्क में डॉलर एक दफा 125 या 115 का है और फिर वो 170 पे चला जाए एक साल के अंदर। और मैं चाहती हूँ कि हम आराम से जो है डिस्कस कर पाए, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चलिए चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले हम डेफिनेटली डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे शो से आप लोगों को हमेशा अच्छी एडवाइस और स्पेशली आपकी सेहत के हवाले से हम लोग ज़रूर बात करें। कोविड-19 की दुनिया में एक चीज़ जो कि मैंने सीखी है और आई थिंक हम सब ने सीखी है, वो ये है कि हमारी सेहत हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। और चाहे ज़िंदगी में कुछ भी और चल रहा हो, हमेशा अपनी सेहत के लिए लाजमी तौर पे वक्त निकालना चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं हमारी डाइट के हवाले से, तो हम बड़ी अजीब चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट में शुमार कर लेते हैं और फिर उनके साथ जो है कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हमेशा हेल्दी स्नैक्स
एक ऑप्शन होना चाहिए, जो कि पर्सनली मेरा बहुत दिल करता है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीबडी कि पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि कुछ वक्त होता है, स्पेशली या ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान या लंच या डिनर के दरमियान, जहाँ पे आपका दिल कर रहा होता है एक स्नैक का, लेकिन हेल्दी स्नैक ऑप्शंस होते नहीं हैं, और यूजुअली हम एंड अप कर जाते हैं कोई ना कोई अनहेल्दी, बहुत ही चीनी वाली चीज़ खाकर, जिसकी वजह से जो है हम अपनी सेहत पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हेल्दी स्नैक्स के हवाले से, तो हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि हेल्दी स्नैक्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर मैं बात करूं मोइज़ गुड़ के हवाले से, तो प्योर गन्ने के रस से इसको बनाया जाता है, और साथ ही साथ हाइजीन के हवाले से अगर हम बात करें, प्योर एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब हेल्दी स्नैक्स की बात करते हैं और क्रेविंग्स की बात करते हैं, फिर वो चाहे आप ट्रैवल के दौरान हो, चाहे ऑफिस टाइमिंग के दौरान हो, कोई फैमिली की गैदरिंग हो, जहाँ पे कई दफ़ा होता है कि खाना हो चुका होता है लेकिन फिर भी चाय के साथ कोई ना कोई स्नैक का बहुत दिल कर रहा होता है, या फिर कोई पढ़ाई का टाइम हो। और मुझे पता है अपने यूनिवर्सिटी के दिनों से मुझे ये बहुत अच्छी तरह याद है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई मीठी सी चीज़ हो, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज प्रॉपर खाने का कई दफ़ा टाइम नहीं होता, स्पेशली अगर आप ऑल नाइटर्स पुल कर रहे होते हैं। तो चाहे पढ़ाई का टाइम हो, चाहे खाने के बाद एक जो दिल कर रहा होता है कि बस अब कोई मीठी सी चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो टाइम हो, या फिर जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई जब चाय का टाइम हो और चाय के साथ कुछ मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मोइज़ गुड़ को डेफिनेटली आप लोग अपनी चॉइस बना सकते हैं, जो कि हाइजीन के हवाले से भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ प्योर एंड नेचुरल खालिस गन्ने से इसको तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें फ्लेवर्स के हवाले से, तो 5 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, जिसमें ऑरेंज पील, जिंजर, कोकोनट, सौंफ और ओरिजिनल फ्लेवर शामिल है। और अगर मैं हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से बात करूं, क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी प्रोडक्ट की अगर आप बात करते हैं तो उसमें हेल्थ बेनिफिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी आपको मिलती है, और साथ ही साथ डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कि आपको पता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और फ्लेवर्स की अगर बात करें तो मेरा फेवरेट फ्लेवर आजकल ऑरेंज पील है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद आती हैं वो चीज़ें जिसमें कहीं ना कहीं सिट्रस फ्लेवर थोड़ा बहुत शामिल होता है, तो मेरा पर्सनली फेवरेट ऑरेंज पील है। लेकिन जो सबसे अच्छी इसकी चीज़ मुझे लगती है कि अगर आप स्पेशली कोई स्नैक खा रहे होते हैं, आप नहीं चाहते हो कि आपका हाथ जो है वो लगे उनको, कई दफ़ा आपके हाथ साफ नहीं होते हैं, स्पेशली कोविड-19 की दुनिया में हमने ये ज़रूर सीखा है। और इसकी पैकेजिंग इस तरह की है, जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पैकेजिंग इस तरह की है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हाइजीनिक पैकेजिंग है, जो कि इंडिविजुअली आप खोल कर खा सकते हैं, स्नैक की तरह भी है और टॉफ़ी है बिल्कुल। तो इससे आपको हाथ जो है वो आपको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे अपने। और मेरा हमेशा यही होता है कि अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो उस वक्त ये सबसे बड़ी मेरी टेंशन होती है कि कहीं मैं हाथ कहाँ पर जो है वॉश कर सकती हूँ, या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट ईदर वे कोविड-19 की दुनिया में आपको पता है कि कभी भी बगैर अपने हैंड्स को वॉश किए खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही अपने फेस को टच करना चाहिए। लेकिन हाइजीनिक पैकेजिंग की वजह से मोइज़ गुड़ की ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको बगैर टेंशन लिए आप कहीं पर भी हो, घर पर नहीं भी हो, ड्राइव भी कर रहे हो, आप इसको नीटली और हाइजीनिक तरीके से खा सकेंगे। साथ ही साथ अगर शादियों पे मीठा बड़ा अच्छा लगता है तो आप इसको शादियों पे भी गिफ्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे क्योंकि गेस्ट भी मौजूद है, तो मैं हमारे जो बहुत ही खास मेहमान है उनको भी एक दफ़ा ऑफर कर देती हूँ। थैंक यू। और अगर आप अब्दुल रहमान को भी प्लीज़ बात करें। अब्दुल रहमान, थैंक यू। तो जी ये तो हो गई मीठे के हवाले से बात। और जब भी हम शो शुरू करते हैं मुझे लगता है हमें ये एक अपना ट्रेडिशन बना लेना चाहिए कि हम लोग मीठे से जो है वो शुरुआत करें, क्योंकि जब भी कोई काम अब्दुल रहमान मीठे से स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। वैसे भी आज हम बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो टेंशन वाला माहौल बना हुआ है, तो ये आप दोनों के लिए ना एक अच्छा बूस्ट है एनर्जी का, ताकि आप लोग कंटिन्यूस जो है वो बात करते रहे इस टॉपिक के हवाले से। अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और वापस चलते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। आपको पता है हम इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। अब्दुल रहमान, थोड़ा सा अगर आप बताएं इस हवाले से कहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं और पॉलिसी मेकर्स क्यों करंट सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे? फातिमा देखिए, यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये है कि एक्सपोर्ट को सबसे इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है, और नो डाउट एक्सपोर्ट बड़ी भी हैं, वो खुश भी बड़े हैं, लेकिन ये 8 से 10% लोग हैं पूरे पाकिस्तान में। जो यहाँ पर जॉब करते हैं लोग, जो मुलाजम पेशा लोग हैं, वो कुछ 50% के करीब हैं, जिनको हम मिडिल क्लास भी कहते हैं या लोअर मिडिल क्लास भी हैं।
वो लोग बड़े मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जबकि जो उसके तनासब से तनख्वाहें हैं वो बहुत कम बढ़ी हैं। ये आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो तनख्वाहें बढ़ने की रेशो है वो 20 से 25% होगी, और जबकि महंगाई 200 से 400% तक बढ़ी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली, जो कुकिंग ऑयल है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। चीनी भी इवन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये घरों की ज़रूरत होती है, हर घर में जो इसके अखराजात होते हैं। जो ट्रेडर्स हैं या जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो कारोबारी लोग हैं, वो उतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए जितनी ज़्यादा जो है वो ये जो आम वर्किंग लोग क्लास हुए या हैं। मुलाजम पेशा लोग मुतासर हुए। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बातें की जाती हैं या एक तरह से जो फ़ज़ा बनी हुई है, ये भी उन्हीं लोगों ने बनाई हुई है। तो ये एक बड़ा मसला है कि हुकूमत उन पे जो है वो अपना फोकस नहीं कर पा रही। जो तनख्वाह पेशा लोग हैं, महंगाई हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही। सिर्फ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि एक्सपोर्ट थोड़ी बेहतर हो रही है, और एक्सपोर्ट के अलावा तो मुझे कुछ भी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ना ईज़ टू डूइंग बिजनेस है, ना करप्शन कम हुई है, ना लोगों के मसाइल कम हुए हैं, ना हेल्थ के हवाले से कोई हेल्थ कार्ड भी कोई इतना ज़्यादा जो बेहतरीन नहीं कर पा रहा। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो आम आदमी के हैं वो नहीं हुए। एग्रीकल्चर के बहुत इश्यूज़ बढ़े हैं इन दिनों। बिल्कुल। और मैं अब मुझे पता है आप खाने लगे थे मोइस गुड़ और मैंने बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप आराम से कहे उतनी देर हम अपने गेस्ट की तरफ आ जाते हैं। स्पेशली जिस तरह से अब्दुल रहमान ने बहुत अच्छी तरह मेंशन किया डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से, कार मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कई सारी आपको पता है कि स्टार्ट की जा रही है। कई सारी कंपनीज ने अपने प्लान्स, इवन सेलफोन प्लान्स जो है पाकिस्तान में लगाने का कोशिश की जा रही है, प्लान्स बनाए जा रहे हैं, और कुछ मेरा ख्याल है स्टार्ट भी हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस हवाले से बताइएगा कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, और क्या ऑलरेडी हम कोई पॉजिटिव इसमें देख रहे हैं इम्पैक्ट? ये इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये हुकूमत कहती है कि गाड़ियां रिकॉर्ड बिक रही हैं, लेकिन जो पिछला साल जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उसके अंदर जो सेल्स थी और जो प्रोडक्शन थी पाकिस्तान में, वो 2018 के बनिस्बत में ओवरऑल, जिसमें ट्रैक्टर्स, कार्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स, वो 30% डाउन थी 2018 के लेवल से। तो ये भी दावा हुकूमत का जो है वो कोई इतना दुरुस्त नहीं है कि गाड़ियां रिकॉर्ड सतह के ऊपर बिक रही हैं। ये साल बेहतर था, लेकिन अब जाके फिर स्लो डाउन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया। ये आप याद रखें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस तबके की निशानदेही करती है जो कि बहुत थोड़ा है, जो कि 4-5% से भी कम होगा, जो गाड़ियां अफोर्ड करता है। मेजॉरिटी जो 90% जो पाकिस्तान की आबादी है उसका गाड़ियां खरीदने से कोई तल्लक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो वो उससे आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। लेकिन एलएसएम में आता है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता है, और मैं समझता हूं कि जो हमारी हुकूमत थी उसका जो काम था वो दो तीन चीज़ें थी, फंडामेंटल इश्यूज जो पाकिस्तान को तकलीफ दे रहे थे वो हमने दुरुस्त कर दी। देखें, इंडस्ट्री कभी भी नहीं बढ़ सकती अगर बिजली की शॉर्टेज हो। तो हमने इतनी ज़्यादा तादाद में पावर प्लांट्स लगाए जो कि बिजली की कमी को दूर करें। आप गैस की शॉर्टेज के साथ आप आगे नहीं जा सकते, तो क्योंकि पाकिस्तान में जो है गैस की किल्लत हो रही थी, तो हमने एलएनजी टर्मिनल लगाए, और एलएनजी जो है उसकी इनपुट हमने जो है इंडस्ट्री को दी। वहाँ से फिर इसी तरह जो दहशतगर्दी का जो नासूर था, वो अब मैं आपको अगर फिगर बताऊं तो 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो लगभग 2000 से 2500 धमाके और इंसिडेंट्स थे जो टेररिस्ट होते थे। जब हमारी हुकूमत गई तो ये लगभग जीरो के करीब थे। अब बदकिस्मती से दोबारा ये सर उठा रहा है, जिसको आपको काबू करने की ज़रूरत है। इसी तरह फॉरेनर जो था, जो कि कोई भी फॉरेन नेशनल था, वो पाकिस्तान आने से कतराता था, आता नहीं था और इन्वेस्टमेंट नहीं करता था पाकिस्तान में। तो हमने उसको भी टर्न अराउंड किया। हमने सीपैक जैसा मंसूबा जो है उसको एक एक्सपेडाइट किया और उसको उसके ऊपर बेहतरी लाने की, और वो चल गया, और आपने देखा बहुत सारा फॉरेनर पाकिस्तान में आया। तो ये हमारे हुकूमत के कारनामे हैं जो हमने 5 साल में किए। उसके बाद अगला फेज क्या था? अगला फेज ये था कि टूरिज्म प्रमोट होती, अगला फेज था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, क्योंकि जो चीज़ें हमने की वो हम ना करते, अगर टेररिज्म रहता, अगर बिजली की शॉर्टेज रहती, गैस की शॉर्टेज रहती, तो फिर ना टूरिज्म आना था, ना आपके पास जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी। तो ये नेक्स्ट फेज में ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। क्या इस हुकूमत में वो इतनी तेज़ी से हुई? नहीं हुई।
और आपने देखा कि वो शुरू में तो पहले 2 साल तो बिल्कुल रुक गई, फिर कोरोना का भी उसमें फैक्टर है, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे ज़्यादा बड़ा फैक्टर जो है वो पीटीआई की इनकॉम्पिटेंस का है या उनकी मिस गवर्नेंस का है, या मैं तो अब ये भी कहूँगा कि अगर करप्शन है तो करप्शन का है, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको ये बताती है कि पिछले 10 सालों में सबसे अगर करप्ट तरीन साल रहा पाकिस्तान के 10 सालों में तो वो ये 2021-22 का रहा। अब्दुर्रहमान, क्योंकि हम अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और बाइंग पावर की बात करें, दोनों को रिलेट करते हुए करंट क्या सिचुएशन है, लोकली अगर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, क्या वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में और लोगों को उनकी बाइंग पावर इंप्रूव करने के लिए मददगार हो सकता है? फातिमा, देखिए एहसान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये जो गाड़ियों की या मोबाइल की या दूसरी जितनी भी ये चीज़ें हैं, इससे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों की मईशत बहुत अच्छी हो गई है। अगर 8 से 10% लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, नई से नई ले भी लेते हैं, तो उससे जो ओवरऑल इकानमी पर कोई बहुत अच्छी सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आती। अगर मोबाइल यहाँ पर थोड़े बहुत बन भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में मोबाइल अभी भी जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, जो ज़रूरत है यहाँ पर बनने चाहिए। तो इससे कोई अंदाज़ा नहीं ये हो सकता कि ये इकानमी की सूरत हाल बड़ी अच्छी है। इसी तरह से दूसरी बाइंग पावर तो लोगों के पास अल्टीमेटली अब देखना तो ये है कि कितने लोगों के पास बची है ना। मतलब मुख्तलिफ अगर देखें कि टैक्सेशन, एफबीआर का दावा होता है कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, टैक्स लगा लिया, लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट या दूसरे अखराजात उस पर जो स्क्वीज़ किए जा रहे हैं, फंड्स वापस लगाए जा रहे हैं, फंड्स डेवलपमेंट पे नहीं लग रहे, दूसरे कामों पर लग रहे हैं, एहसास प्रोग्राम या सेहत कार्ड या वगैरह वगैरह। इस तरह से जो प्रोजेक्ट हैं, जो इनके अपने लोग हैं, जो इनके अराकीन हैं, वो इनसे नाराज़ नज़र आते हैं कि इनकी जो स्कीमें दी हुई हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो ये मतलब एक अजीब तरह से जो सूरत हाल बनी हुई है कि जिसमें कोई भी तबका जो है हुकूमत से मजमूई तौर पर मुतमईन नज़र नहीं आता। अभी जो पावर लूम्स वाले हैं वो भी एहतजाज पर उतरे हुए हैं। इनके बारे में हुकूमत का बड़ा दावा था कि हमने नून ली के दौर में ये 80 रुपये किलो बिकती रही हैं, तो अभी जो है हमने इनको वो बड़ा स्टैंड कर दिया, लेकिन अब तो वो भी एहतजाज कर रहे हैं। आज जिस तरह से यहाँ पर बिजली में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो लग के आ रही है, साथ में उतना बिल नहीं होता जितने टैक्सेशन लग के आ रही है। कई लोगों के बिल देखे हैं वो चंद हज़ार हैं, लेकिन उसमें जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। तो अब ये इंडस्ट्री के लिए देखिए मसला ये होता है, आपने एक चीज़ बेच दी है तो उसके बाद अगर अगले महीने आपने वो चार्जेस दे दिए और वो चीज़ पहले से बिक चुकी है, तो ये लोगों को नहीं समझ आ रही कि किस तरह से इनको जो है वो कैरी करें। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए और चीज़ों को बड़ी आसान अल्फाज में समझाने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपके लिए हमेशा हमेशा हमारे किचन में मज़ेदार इजी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, जो कि आप आज लंच के लिए या डिनर के लिए जैसे भी आप चाहते हैं आप अपने घर में रिक्रिएट कर सकते हैं। इसलिए रेसिपी बहुत आसान होगी, ईजी टू फॉलो होगी, ईजी टू प्रिपेयर होगी, ईजी टू मेक। सिर्फ घर के जो इंग्रेडिएंट्स आप नॉर्मल तौर पे इस्तेमाल करते हैं उन्हीं की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये रेसिपी बनाने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुराद अली, जो कि शेफ़ हैं ग्रैंड रीजेंट होटल चिनवन रोड स्काई लाउंज से। आपको वेलकम करते हैं शो में। और आज बताएं हमारे ऑडियंस के लिए क्या आप तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आपको और सारी टीम को। थैंक यू। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन पेशावरी कढ़ाई, अच्छा। जो कि इंतहाई आसान और ये हर बंदा अपने किचन में बना सकता है। अच्छा, ऐसे लोग जो जिनको ज़्यादा नहीं खाने बनाए या एक्सपीरियंस नहीं है, कई दफ़ा होता है बड़ा अचानक, बहुत सारे लोग तो हॉस्टल्स में रहते हैं और वो हॉस्टल में भी जो है कोई ना कोई रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी ये बना पाएंगे? बिल्कुल आसान है। ये जो बंदा जिसने कभी भी कुकिंग ना की हो वो भी ये बना सकता है। अच्छा। सिर्फ एक दफ़ा रेसिपी बताने के हाँ। देर है, फटाफट ये बना सकता अच्छा, है। बताएं क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल डालेंगे हम, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और चिकन डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम चॉप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं और ग्रैंड ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये मेरे पास ये ग्रीन चिली ग्रैंड मौजूद है। अच्छा। तो उसके अलावा ये टमाटर सिर्फ और सिर्फ जो
हरी मिर्चें हैं, हरी उनको मिर्चें ग्राइंड कर लिया है और तो कुछ ऐड नहीं किया? और कुछ नहीं अभी ऐड किया। और उस ये बेसिकली ये टमाटरों में बनेगी, अच्छा इसकी ग्रेवी ही टमाटर है। अच्छा और इसमें जो अपना मसाले जाते हैं उसमें सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर, अच्छा कुटी हुई ब्लैक पेपर या पिसी ब्लैक पेपर आप डाल सकते ठीक हैं। है। सिर्फ ये इसके 2 मसाले हैं। बिल्कुल नेचुरल फूड है, हेल्दी फूड है, बेहतरीन फूड है। अच्छा और हर घर में, हर किचन में जो मेरी माँ बहनें देख रही हैं वो इजीली बना सकती अच्छा, हैं और इसको। चिकन का भी बता दें किस तरह के पीसेस हैं, मतलब वो दुकान पे जब आप खरीदते हैं तो क्या बताएंगे, तो ये आप इस ये तरह का चिकन बेसिकली ये विद बोन है, बोनलेस नहीं है, विद जी, बोन है, with कढ़ाई है। bone। तो जब आप ये चिकन खरीदें तो ये जो लेग होते हैं ना बेसिकली ये ज्यादातर कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ये देखें टक लगाए हैं। अच्छा तो ये टक लगाने से ये होता है कि ये अंदर तक यानी कि गल जाते हैं और बिल्कुल यानी कि कुक हो जाते हैं। अच्छा, और ये कितना अमाउंट है चिकन का? ये इसकी, हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बेसिकली ना बड़े लोगों को, ज्यादा लोगों को ना ये इसकी क्वांटिटी का नहीं पता होता कि 1 किलो चिकन में आपने टमाटर कितने डालने हैं। तो ये मेरे पास आधा किलो चिकन है और अगर आप एक किलो चिकन बनाए ना तो 1 किलो चिकन में ये 700 ग्राम जो है टमाटर आपके वो ऐड होंगे। चलें जी। और साथ साथ रेसिपी जो है वो आप लोग देखते रहें, बड़े आराम से आप लोग फॉलो कर पाएंगे हमारी रेसिपी को। आज हमारी जो खाना है वो बनाया जाएगा सलवा बनास्पति के अंदर। अगर मैं सलवा की बात करूं तो नेचुरल अज्जा से इसको तैयार किया जाता है और सलवा कनोला ऑयल में विटामिन ए एंड डी मौजूद है, साथ ही साथ इनरिच्ड है विद ओमेगा, यानी कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हमारे किचन में जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हों। सलवा बनास्पति बनाने वालों का दावा है कि आपकी सेहत के लिए मुफीद है। विटामिन एंड मिनरल्स का ब्लेंड जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा वो भी मौजूद है। अल्ट्रा रिफाइंड ऑयल है, जिसका मतलब है कि ना तो आपको जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ना ही आपको अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आजकल स्पेशली ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, जो भी इंग्रेडिएंट्स अपने खाने में इस्तेमाल करें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं ख़रीदते हैं, हमेशा हमेशा चेक किया करें कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ लगता है कि ये अच्छी नहीं हो सकती मेरी सेहत के लिए या हार्मफुल हो सकती है, तो उसको मत खरीदें। हर प्रोडक्ट को देखकर खरीदें, अपनी डाइट पे फोकस करने की कोशिश करें और बड़ा ध्यान रखा करें ओवरऑल अपनी डाइट पर। तो शेफ़ आज हम लोग सलवा बनास्पति के अंदर इसको बनाएंगे। एक दफ़ा कुकिंग ऑयल डल जाता है, कितना कुकिंग ऑयल आप इसमें इस्तेमाल करेंगे? इसमें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 1.5 कड़ी स्पून मैं इस्तेमाल करूंगा आधा किलो में। ठीक हो गया, तो 1.5 कड़ी स्पून। ठीक है जी, कड़ी स्पून 1.5 हाँ जी। शेफ ने इस्तेमाल किया है सलवा बनास्पति का हमारी आज की रेसिपी के अंदर। जिसके बाद शेफ ये भी बताएंगे अब क्या आप ऐड करेंगे? ये मैं इसके बाद ऑयल के बाद मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगा। अच्छा, और तो ये इसको हल्का सा सौते करूंगा। अच्छा जब ये अच्छी तरह सौते हो जाएगा फिर इसमें मैं चिकन ऐड करूंगा। अच्छा। चिकन ऐड करने के बाद इसमें मैं ग्रीन चिली ऐड करूंगा। उसके बाद फिर नमक और ये टमाटर और फिर इसको मैं कुक करूंगा। सही सही। और ये 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। अच्छा, 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी जो तैयार हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। शेफ इसमें आप मैरिनेशन नहीं की है आज शेफ ने, और लाजमी 3 मसालों का इस्तेमाल करते हो आज की रेसिपी बन रही है। बहुत भूख लग रही है शेफ, आप अपनी रेसिपी जो है वो तैयार करें। एक और चीज़ जो कि आई थिंक हम सबकी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो ऑफकोर्स चाय है। अगर सबके कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं तो चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर है, चाय के बगैर आपकी ज़िंदगी जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है। अगर मैं DHT के हवाले से बात करूँ तो DHT बनाने वालों का ये दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ती बहुत फाइन होती है। 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है DHT की तरफ से, जिसमें ऑफ कोर्स शामिल है ब्लेंड, कलर और स्मेल। तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं और अच्छी हों तब भी आपकी चाय ओवरऑल जो है वो अच्छी टर्न आउट करती है। और तीनों चीज़ों पर बड़ा फोकस किया जाता है DHT की तरफ से। DHT बनाने वालों का ये भी दावा है कि अगर आप कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप बड़े आराम से एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि येलो कलर में अवेलेबल है। मुझे लगता है मेरी भी चाय का टाइम हो गया है। साथ ही साथ अगर DHT दाने वाले की बात करें तो अगर आप लोग तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी तौर पे बड़ा ही चाय का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ्स के अंदर, और कौन नहीं चाहता कि सुबह हो और चाय का एक कप जो है वो ज़रूरी नहीं हो। आज सुबह एक्चुअली मैं चाय नहीं पी सकी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब वक्त हो गया कि मैं एक कप चाय जो है लाजमी तौर पे पी लूँ। और हमारी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर। जितनी देर अगर आप लोग भी अभी वेट कर रहे हैं लंच का, तो आप लोग
चाय बनाकर अपना जो वक्त है थोड़ा सा गुजार सकते हैं जब तक लंच का टाइम नहीं हो जाता है। और जितनी देर हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, इजी टू फॉलो, आप लोग साथ साथ इसको देखते रहे और बनाते रहे। और हमारा इवन तो डिस्कशन शिफ्ट होगा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन साथ साथ रेसिपी आप लोग देख सकेंगे और घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि हमारा किचन का सेगमेंट जारी था और बहुत ही मज़ेदार इजी रेसिपी किचन में तैयार हो रही है, जो कि आपको डिस्कशन के बीच बीच में हम शेफ से अपडेट भी लेंगे एक दो दफ़ा, और उसके अलावा भी हमारे कैमरामैन आपको दिखाते रहेंगे कि क्या रेसिपी बन रही है, किस तरह से आप उस रेसिपी को घर पर रिक्रिएट कर सकेंगे लंच के लिए या आज डिनर के लिए। और बड़ी आसान रेसिपी है। बहुत सारे लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं और घर को बड़ा मिस कर रहे हैं, वो भी बना सकते हैं। और इवन हमारे व्यूअर्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो भी इस रेसिपी को बड़े आराम से रिक्रिएट कर सकते हैं घर पर। 3 मसाले और बहुत ही ईजी रेसिपी जो है आज की हमारी बनाई जा रही है। उसी के साथ साथ आज हम फैसलाबाद शहर के हवाले से हमेशा हम मसाइल की तो बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को तो हम आगे लेकर आते हैं, चाहे वो ताजरों के हों, चाहे एक्सपोर्टर्स के हों, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हों या फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स। हम सब मसाइल को हाईलाइट करते हैं, लेकिन यूजुअली वो डिस्कशन वहीं पर रह जाता है, बिकॉज सोल्यूशंस बताना और बात है और इनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, ग्रास रूट लेवल पर एक बहुत ही मुख्तलिफ इशू है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारा काम होता है आवाज़ों को ऊपर पहुंचाना, मसाइल को हाईलाइट करना, लेकिन उनको सॉल्व करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस की जिम्मेदारी होती है एट द एंड ऑफ द डे। तो आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि फैसलाबाद शहर के जो मसाइल हैं, स्पेशली एक्सपोर्टर्स के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, किस तरह से हल किए जा सकते हैं। और क्या एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस जो कि फैसलाबाद शहर में मार्च के अंदर होगी, जिसके हवाले से मैं चाहूंगी हमारे गेस्ट ही आप लोगों को ब्रीफ करें, वो कब हो रही है, कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस तरह से फैसलाबाद के शहरियों के मसाइल हल किए जाएंगे। तो जल्दी से इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आतिफ मुनीर साहब मौजूद हैं, जो कि सदर हैं फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ अजहर चौधरी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए, इस डिस्कशन के लिए। जिस तरह की मैंने बात की कि मसाइल तो हमेशा हम हाईलाइट करते हैं और मेरे ख्याल है मसाइल पर एक पूरा जो है वो एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है, जितना हमारे पास कॉन्टेंट इकट्ठा हो चुका है। लेकिन सोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या कॉन्फ्रेंस है जो कि हो रही है, किस तरह से फैसलाबाद के शहरियों के, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल किए जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फातिमा। देखें, जो चेंबर्स और एसोसिएशंस होते हैं उनकी कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं जिनसे कोशिश की जाती है कि मुबर्रर आ जाए। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को इंतहाई जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश करूं। तो चैम्बर्स के बेसिकली ये नहीं है कि आपने अपनी इंडस्ट्री के मसाइल को सिर्फ इस्लामाबाद या लाहौर लेके जाना है, बट गवर्नमेंट से बात करनी है। आपने नई इनोवेशंस पे काम करना है, आपने नई क्रिएशंस लानी है बिजनेस में। और जो बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मुंतकिल हो सकते हैं, उनमें अपने बिजनेसमैन को अवेयरनेस देनी है। बिजनेसमैन अपनी जो ट्रेडिंग कर रहा है उसे वो कैसे बेहतर तरीके से लेके जा सकता है। अगर कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कह रहे हैं कि हम सूदी मामलात में नहीं चलते, हम सिर्फ इस मामलात अपने फिनांस से ही काम करते हैं, तो उनको बताना है कि शरिया बोर्ड एक प्रॉपर पाकिस्तान में मौजूद है, स्टेट बैंक का एक शरिया डेस्क बोर्ड मौजूद है। आप अपने बिजनेस कैसे इस्लामिक विंडो पर लेकर जा सकते हैं, कैसे आप अपने जो इंपोर्ट है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से ले सकते हैं। आप छोटे ट्रेडर या एसएमई में हैं तो आप कैसे एसएमई इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इन चीज़ों की जिम्मेदारी भी मेरे हिसाब से एसोसिएशंस और चैम्बर्स पर होती है कि वो अपने मेंबर्स के लिए काम करे, उनकी बिजनेस की ग्रोथ में अपना किरदार अदा करे, अपने फार्मर के लिए काम करे कि मेरा जो फार्मर है वो अपनी ज़्यादा हीट फजल से कैसे ले सकता है, ज़मीन से कैसे ले सकता है, अपनी पैदावार को कैसे बढ़ा सकता है और उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता है। और वैल्यू एडिशन करके वो अगर 1 लाख रुपया या 80,000 रुपये एकड़ कमा रहा है तो हम उसको डबल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए उनकी कैसे माहरीन उन तक पहुँचे, कैसे पैनल डिस्कशन हो, कैसे मामला हो।
तो इस सिलसिला में मेरा एक विजन था कि मैं हटकर थोड़ा सा काम करूंगा। जैसे हम कह रहे होते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज और एमपीएज हैं, उनका काम ये नालियां, सड़कें, गलियां नहीं हैं। वो एक कानून साज असेंबली में है, वो हमारे लिए बेहतर वहाँ पर कानून साजी करें। इसी तरह चैम्बर्स का भी ये काम है कि वो अपने मेंबर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे, नए उनके लिए बिजनेस के रास्ते खोले, इंटरनेशनल मार्केट में उनके लिए क्या स्कोप है उसको वो एक्सप्लोर करके उन तक लेके आए। तो इसी सिलसिला में हमने डिज़ाइन किया है 18, 19, 20 मार्च को हम पाकिस्तान की पहली एक जो डिज़ाइन की है जिसका हमने नाम दिया है पाकिस्तान इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस, उसको अंडर द अम्ब्रेला फैसलाबाद चैम्बर हम करने जा रहे हैं। उस सिलसिला में हमारी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से मीटिंग्स हुई हैं, जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे, मिनिस्ट्री कॉमर्स से हुई है, आईटी में बड़ा स्कोप है और अनफॉर्चुनेट हम अभी तक आईटी में बहुत पीछे हैं। इस सिलसिला में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब से मीटिंग हुई है, जो हमारे फैसलाबाद के मिनिस्टर हैं फ़रख हबीब, उनसे बड़ी अच्छी मीटिंग है और तमाम मिनिस्ट्रीज़ ने हमें सपोर्ट किया और इस कॉन्फ्रेंस में अपना मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। और ये 3 दिन जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन जो कॉन्फ्रेंस है जारी रहेगी। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? इसके पार्टिसिपेंट्स ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स प्रेसिडेंट होंगे, ऑल पाकिस्तान वुमेन चैम्बर्स प्रेसिडेंट होंगी, ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर चैम्बर के प्रेसिडेंट होंगे और वो इंडस्ट्रियलिस्ट के सीएफओज, जीएम्स और उनके बच्चे जो यहाँ पे 3 दिन बैठ के नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को सीखेंगे और मुख्तलिफ किस्म के, जैसे मैंने बात की है एसएमईज़ को, ट्रेडर को एसएमई इंडस्ट्री में कैसे लाना है, अपनी एग्रीकल्चर में हमने वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, आईटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है उसको कैसे लेके आना है। अगर आप फाइनेंसिंग नहीं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, जस्ट लाइक बैंक और अदारों से नहीं ले रहे, तो आपके पास इस्लामिक वे कौन सा मौजूद है, उस पर मुफ्ती साहबान उस पर पैनल डिस्कशन करेंगे, आपके बिज़नेस के सॉल्यूशंस बताएंगे और आपकी बिज़नेस इस्लामिक विंडो के ज़रिए कैसे ग्रो हो सकती है वो अपने मामलात करेंगे। और इनाग्रल के लिए हमें कॉमर्स मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि मैं खुद इसे इनाग्रल करूंगा और आपके साथ टाइम दूंगा और एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर साहब का बिजी बहुत ज़्यादा शेड्यूल ना कोई ऐसा आ जाए तो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान खुद फैसलाबाद आके करेंगे और यहाँ से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से और बिजनेसमैन से खिताब भी करेंगे। इस सिलसिला में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को करवाने के लिए एक थिंक टैंक टीम पूरी चाहिए थी, जिसे एक बंदा चेयर और उसके नीचे टीम होगी। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तो हर चीज़ देख रहा होता है, मगर एक स्पेसिफिक इसको एक कन्वीनियर मुझे रिक्वायर्ड था और वो कन्वीनियर बड़ा कोई विजनरी आदमी हो जिसने कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर उसका हो कॉन्फ्रेंसेस का और बिजनेस को वो समझता हो और कॉन्फ्रेंस की जो हायरार्की है, डिज़ाइनिंग है, उसे समझता हो। तो लकीली मेरी एग्जेक्टिव कमेटी में ही अजहर चौधरी साहब जो मेरे एग्जेक्टिव मेंबर हैं, मेरी कोर कमेटी के मेंबर हैं, ये जिम्मेदारी फिर मैंने इन्हें सौंपी कि आप इसको लीड करें अंडर द अम्ब्रेला चैम्बर और प्रेसिडेंट आप इसको लेकर चलें। और माशाल्लाह अजहर भाई मेरे साथ पिछले 1.5-2 माह से काम कर रहे हैं और बड़ी हमने लाहौर, इस्लामाबाद और ट्रैवलिंग भी की है इसको कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में। तो अजहर चौधरी साहब इसकी आपको जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं उसके बारे में वो बताएंगे क्योंकि इसको वो चेयर कर रहे हैं और बड़ी बैक टू बैक मीटिंग्स हमारी चल रही हैं। बल्कि आज से तो हमने ये किया है कि डेली 3 घंटे कमेटी मेंबर्स हैं वो चैम्बर्स में बैठ रहे हैं। चैम्बर का एक स्पेसिफिक स्टाफ उसको डेडिकेट हमने किया है इस कॉन्फ्रेंस पे जो काम कर रहा है और पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स के साथ राब्ते में है, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ राब्ते में है। कैसे सीएफओ क्लब को कैसे अजहर साहब ने एंगेज किया है वो आपको बताएंगे और जो पूरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ टेक्निकल उनकी मिनिस्टर्स हैं, उनके पीएसओज हैं, उनके जो एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं और सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ कैसे हम मिलकर काम कर रहे हैं ये आपको डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल। और अजहर चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से भी बहुत ही अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया कि क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन शामिल होगा, कुछ एस्पेक्ट्स जो कि आप इसमें शामिल करना चाहें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सिटी 41 का बहुत शुक्रिया, आज पब्लिकली हम इसको आपके थ्रू करने जा रहे हैं। ये पहली दफ़ा अनाउंस हो रहा है।
एग्जैक्टली पब्लिकली। सिटी 41 के थ्रू हमेशा खुशखबरियां को आती हैं। मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ों को हमारे शहर में आप लोगों ने कोशिश की है। और प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा तफसीलन आपको बड़ा मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में बड़ा ब्रीफ भी कर दिया है। बेशक किसी भी इदारे में जब तक लीडर का अपना विजन ना हो, नीचे काम करने वाला कैसा ही आ जाए वो काम नहीं हो सकता। तो मैं ज़रूर यहाँ एक्नॉलेज करूँगा और अप्रिशिएट करूँगा कि हमारे प्रेसिडेंट का एक विजन था कि वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर आवर बिजनेस कम्युनिटी। इतने डिफिकल्ट टाइम में एक पैंडेमिक के दौर से गुजरने के बाद जो सिचुएशंस हो गई हैं अजहर भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वी सिट टुगेदर, थिंक अबाउट इट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बैक टू बैक, देन वी हैव कंक्लूडेड कि अब हम किस तरफ जाएंगे। तो उसमें वो आतिफ भाई ने आपको डिटेल से बताया। मैं इसमें सिर्फ ये एस्पेक्ट आपको बता दूं आज, क्योंकि सिटी 41 के बहुत सारे व्यूवर्स इस वक्त देख रहे होते हैं आप लोगों को, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अब ये सीट आते हैं कि करंट बिजनेस के साथ साथ और कौन से बिजनेसेस इस वक्त इमीडिएटली हो सकते हैं, तो दिस इज द कॉन्फ्रेंस फॉर यू इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू डेडिकेट योर सन और योर डॉटर कि वो आके वहां से सीखें कि अब क्या अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है। हम कोई ऐसी साइंस लड़ाने नहीं जा रहे कि आज बीज लेंगे, बीज बोएंगे, फिर वो पैदा होगा, फिर वो कितना बड़ा हो जाएगा और क्या हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं जो आज अवेलेबल रिसोर्सेज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान आज भी बहुत रिसोर्सफुल है अगर आप देखना चाहें उस नजर से देखने की जरूरत है। ये मैं नहीं कहता कि लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन हमने सिर्फ प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरह आपको बताया, हमने डायरेक्शन सेट करनी कि दिस इज योर डायरेक्शन, और वहां पर हम टेक्निकल लोगों को पूरे दुनिया से बुला रहे हैं। हमने जो कंसल्टेंट हायर किया अपनी इस कॉन्फ्रेंस के लिए, ही इज पाकिस्तानी। हमें अंदाजा ही नहीं हमारे पाकिस्तानी कहां कहां बैठे हैं। वो वियतनाम में और अमेरिका में सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज हेड करते हैं। वी हायर हिम, डॉक्टर रिजवान, ही इज PhD डॉक्टर, और साथ में कॉन्फ्रेंसेज कंसल्टेंट भी है। तो हम इस लेवल पे, बताने का मकसद ये, इस लेवल की कॉन्फ्रेंस लेके जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली किसी तरीके से कम ना हो। हम सब ने मिलकर, सिटी 41 ने और फैसलाबाद चैम्बर की पूरी टीम ने मिलके अपने शहर का एक जो इंपैक्ट है, जो एक फेस है, उसको भी इस तरह से दिखाना है कि यस, नाउ वी आर द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस पाकिस्तान। सो वो हम कैसे बताएंगे लोगों को? जब तक हम पॉजिटिव चीजें नहीं करेंगे, जब तक हम इस लेवल की चीजें नहीं करेंगे जो दुनिया में देखी जा सके, तो हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये हमारी एक कोशिश है। मैं समझता हूं कि सिटी 41 के साथ मिलके हमारे प्रेसिडेंट साहब के विजन को हम आगे बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह इस फैसलाबाद का पॉजिटिव फेस और इस पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस हम किसी भी सिनेरियो में इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू। बिल्कुल। और इस कॉन्फ्रेंस को कौन अटेंड कर सकता है? क्या कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? ये भी बता। देखिए, इसको प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया कि कुछ तो हमारे गेस्ट हैं हमारे, जो जितने भी चेंबर्स हैं पाकिस्तान के, वो इन्होंने बताया वो गेस्ट हैं। हम 25 के करीब एम्बेसडर्स को बुला रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के एम्बेसडर्स जो हैं वो हमारे गेस्ट होंगे। इसी तरह हम कुछ कमर्शियल काउंसलर्स को बुला रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के। कुछ हम डेलीगेट्स बुला रहे हैं जो पाकिस्तान में आके JV करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर बिजनेसेस करना चाहते हैं। इस तरह के कोई बिजनेस होल्डर्स को भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अब हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, इसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि फैसलाबाद के लोगों को किस तरह अकोमोडेट करें। अब उसमें हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कोई 100 के करीब रजिस्ट्रेशन रखी है सिर्फ, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बड़ी नॉमिनल सी रजिस्ट्रेशन, जो कि 2 दिन का खाना पीना सिर्फ कवर कर सके उनका, और दे विल फील कि यस वी आर पेइंग समथिंग टू अटेंड दिस। कुछ एक ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता है कि फ्री इज नथिंग फॉर इन दिस वर्ल्ड। नहीं, आई थिंक अपने आप में इन्वेस्ट करना बड़ा जरूरी है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, बहुत ही छोटी, इतनी है कि पीनट भी नहीं है, मतलब बिजनेसमैन के लिए बहुत ही पीनट सी। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, इन पर्सन? जी, इन पर्सन भी होगी, ऑनलाइन भी। हम अभी इसकी फेसबुक लॉन्च हो चुकी है, कल से हम इसकी वेबसाइट भी लॉन्च कर देंगे, और इसको आप देखेंगे हम पूरा डिजिटली कंट्रोल करेंगे। इसकी अटेंडेंस वगैरह सारी जो है रियल टाइम बार कोड के थ्रू होगी। रियल टाइम आप जो फीडबैक दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन्स पे सारे आ रहे होंगे, किसने किस प्रेजेंटर को पसंद किया, किस वर्कशॉप को पसंद किया। इसमें हम ये नहीं कर रहे कि सिर्फ बातें की और उठ गए। जो हम बात पैनलिस्ट के साथ करेंगे, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे लोगों को वर्कशॉप्स में। फिर अब वर्कशॉप में जाकर रियल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे होंगे। अब वो रियल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के बाद अगर आप समझते हैं कि हाँ अब मैं बिजनेस करना चाहता हूं, या मैं अपने पेरेंट्स को बुलाता हूं,
या मैं अपने भाई को बुलाता हूँ यार ये तो और अच्छा हो गया, तो फिर हम 1-to-1 मीटिंग्स भी उनके सेट करेंगे। तो हम पूरा पाथ दे रहे हैं, एक डिस्कशन को ओपन कर रहे हैं, फिर उसको वे आउट देके पूरा पाथ देंगे। और फिर प्रेसिडेंट साहब ने अभी पिछले दिनों ही हमें दोबारा कहा कि उसने कि अजहर भाई कॉन्फ्रेंसेज में ये होता है कि उसके बाद फिर लोग ढूंढते हैं कि यार अब क्या करें, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, जितने स्पेशलिस्ट आए हुए थे वो तो चले गए, अब क्या करें। तो अब इन्होंने कहा कि आप उनको एंगेज करें कि एटलीस्ट 1 महीने तक हमें अगर कोई उनकी कंसल्टेंसी की मजीर होता हो, दे हैज टू अवेलेबल फॉर आवर चैम्बर मेंबर्स। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि आखिर में आके प्रेसिडेंट साहब ने इसको कवर करने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश भी है कि आपके साथ मिलकर इसको एक बेहतर अंदाज में कर सकें, फैसलाबाद का एक पॉजिटिव पेश कर सकें। बिल्कुल। और एडिंग टू दैट, अगर स्पेशली हम कवरेज के हवाले से बात करें, ऑनलाइन भी कवरेज अवेलेबल होगी इसकी, जो लोग फॉर एग्जांपल फैसलाबाद से बाहर हैं, इंटरनेशनली अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन? उसका हमने ये डिसाइड किया है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हम अपने पहले जो फिजिकली अटेंड करेंगे वो पहले पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर हम इसे वाया डिजिटलाइजेशन जूम की तरह और इसी तरह जो इसे अटेंड करना चाहता है तो उसको साथ उसका रजिस्टर्ड लिंक शेयर करेंगे ताकि वो उसकी फी कम होगी डेफिनेटली। उसकी फी डिजिटलाइजेशन, क्योंकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होनी तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और वो थ्रू जूम और दूसरी टेक्नोलॉजीज जो भी डिजिटलाइजेशन में है वो हम उसको तमाम टूल यूज़ करेंगे ताकि वो भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सके और दुनिया में जहाँ भी बैठा है वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सके। बिल्कुल। और बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही डिजिटलाइजेशन का एक फायदा है, एक प्लस पॉइंट है कि नो मैटर वेयर यू आर, आपको रिस्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आप फैसलाबाद नहीं आ सकते, फॉर व्हाटएवर रीजंस आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बट आप इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड जरूर कर पाएंगे। अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, क्या एम्बिशंस हैं और क्या ओवरऑल गोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, क्या एक्सपेक्टेशंस? देखिए, जो ऑलरेडी पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बीइंग ए प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने जो मेंबर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए नई राहें तलाश करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, हमारे पास मेरे बाप दादा और उनके बाप दादा जो काम करते आ रहे थे हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं और उन्हीं को लेकर चलेंगे। एडिशन बिजनेसेस के साथ साथ दुनिया बहुत बदल जरूरी गई है, दुनिया बदल रही है, डायनामिक डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है इस वक्त कि आपने दुनिया के साथ चलना है, दुनिया ने आपके साथ नहीं चलना, आपने हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना है। तो इसी सिलसिला में ये एक बड़ा अच्छा मेरे पास प्लस पॉइंट है, एज है कि जो नई यूथ और वुमेन एंटरप्रेन्योर है और उसको हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे आईटी के हमारे सेशन है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। आईटी के लिए आपको कोई नई इंडस्ट्री नहीं चाहिए, कोई एकड़ों में जगह नहीं चाहिए, आपको एक अपना छोटा सा वहाँ पर एक फ्लोर पे बैठ के आपने वहाँ पर अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को, बच्चियों को एंगेज करना है और सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं। तो बड़ी पढ़े लिखे बच्चे अब आ रहे हैं। और जो एक और आपको मैं बताऊं फातिमा कि इंडस्ट्री में जो इस वक्त नई जनरेशन आई है जिसने आकर अपनी सीट्स को होल्ड किया है, बैठे हैं आके, वो सारे बच्चे पढ़े लिखे आए हैं, वो सारी बच्चियां पढ़ी लिखी आई हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने बाप दादा के कारोबार में नई जिद्दत लेकर नेक्स्ट लेवल पर लेकर, जो नेक्स्ट लेवल पर लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे और बैठेंगे, देखेंगे, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। ये गोल सेट है, ये नहीं है कि कॉन्फ्रेंस करवा दी, आपको राह दिखा दी, नहीं। हम सिर्फ ब्रिजिंग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद चैम्बर ब्रिजिंग के साथ साथ आपको ब्रिज के उस तरफ लेके जाए अपने साथ और आपके लिए नई राहें निकलें और आप नए बिजनेसेस की तरफ आ सकें। हमारे देखें फैसलाबाद में टेक्सटाइल्स की पहचान है, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट का एनालिसिस करें तो $1 की जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ उस पर मुझे तकरीबन 75 to 80 सेंट का मटेरियल इंपोर्ट करके लगाना पड़ता है। यानी कि मैंने सिर्फ 0.20 या 0.25 की वैल्यू एडिशन की है। तो मेरी ये कोशिश है कि जब हम गवर्नमेंट से भी ये बात कर रहे हैं कि आप जो चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जेवी करने के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार बैठे हैं, तो गवर्नमेंट हमारी मदद करे और हम भी अपने तौर पर ये कर रहे हैं। जैसे मेरे बड़े फ्रीक्वेंटली विजिट हुए हैं, मैंने बहुत सारे मुल्कों के एम्बेसडर से बात की है, उन्हें बताया
कि हमें पाकिस्तान में सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए। यहाँ फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा काफ़ी है माशाल्लाह। और आप लेके आए अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कंपनीज को यहाँ लेके आए, हम उनके साथ एक जेवी बिल्कुल। करेंगे, और काम करेंगे। मजीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑफकोर्स हम हाईलाइट भी करना चाहते हैं और आप लोगों के लिए आसान बनाना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें हैं और कितना ज़रूरी है कि आज के नौजवान अप टू डेट हों चीज़ों के साथ। तो मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस की, जो कि फैसलाबाद शहर में पहली दफ़ा की जाएगी। ना सिर्फ फैसलाबाद शहर के बल्कि हर शहर के डिफरेंट ऑल ओवर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटीज़ पर फोकस किया जाएगा और उनको हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। नए इनिशिएटिव्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए स्किल सेट्स जो कि आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में बात की जाएगी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी होंगे जो कि आज के नौजवान के लिए, जो भी अपना बिजनेस या तो स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी अपना बिजनेस सेट कर चुके हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और लाजमी तौर पर अगर आप पहले हमारे शो की जब रिपीट होता है या फिर यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल होगा, पहले सेक्शन में हमने बात की है कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए और कहां पर लिंक्स अवेलेबल होंगे। एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस हो जाती है उसके बाद जहां पर आप डिजिटली भी, अगर आप फिजिकली नहीं अटेंड कर पाए कॉन्फ्रेंस को, तो आप डिजिटली इसको लाजमी तौर पर अटेंड कर पाएंगे और देख पाएंगे कि क्या डिस्कशन हुआ। डिफरेंट चीज़ों को कवर किया जाएगा और स्पेशली इंटरनेशनल एस्पेक्ट और एक्सपोर्ट के मामला को भी इसके अंदर हाईलाइट किया जाएगा, जो कि ऑफकोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोन्स अगर आप लेना चाहते हैं, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से कहाँ से ले सकते हैं, क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की जाएगी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अजहर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेशली अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से बात करते हैं, अगर ब्रीफली आप थोड़ा सा बताएं, उसके बाद मैं चाहूँगी कि आतिफ मुनीर साहब जो कि इसी तरह फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के, वो भी आगे इस पर थोड़ा एलैबोरेट करें। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने जब इसको एक पैनल डिस्कशन के बाद वर्कशॉप्स में डिवाइड किया है, तो हमने इसको वुमेन एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप्स को एक अलग डिज़ाइन दिया, क्योंकि वुमेन हमारे यहाँ की जो स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं फैसलाबाद में जो वुमेन आएंगी हमारे पास, तो उनका एक अपना लिमिटेशंस है काम करने की। उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रख के हमारे कंसल्टेंट्स के साथ जो डिस्कशन हो रही है कि हम उस तरह के बिजनेसेस उनको इंट्रोड्यूस कराएं जो छोटे लेवल से स्टार्ट हो सके। वो ग्रो जितना मर्जी कर जाएं, बट दे नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। तो और उस बेसिक को लेके आगे चले। ये इस वर्कशॉप में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, अगर वुमेन एस्पेक्ट हमारे यहाँ बच्चियाँ यंग लोग अगर आते हैं या इवन पुराने लोग भी आते हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला एक नई यहाँ से लेके जाएंगे कि हमने अब किस डायरेक्शन में काम करना है। इसके अलावा भी और क्या एस्पेक्ट्स हैं मीटिंग के, ये कॉन्फ्रेंस के, जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? इसमें देखिए काम तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है ना। हमने इसको थोड़ा सा फोकस किया क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस है, हम इसको बहुत ज़्यादा फैला भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई एसेंस ना मिले लोगों को। तो हमने इसको डिफरेंट, अगर मैं स्टेजेस कहूँ तो इसका पहला स्टेज है कि आपकी पॉकेट में पैसे कितने और उनको बढ़ाया कैसे जा सकता है इस्लामिक विंडो के थ्रू, इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू। फिर हम इसको सेकंड स्टेज पे लेके गए, आईटी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एक हम एक्सप्लोर करेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज है मगर उसमें से कौन सी ऐसी हैं जो इमीडिएट स्टार्ट हो सकती हैं, वो हम वर्कशॉप्स में डिक्लेयर करेंगे। फिर हम इसी तरह एग्रीकल्चर में लेके जाएंगे लोगों को कि एग्री में ये अपॉर्चुनिटीज है, मगर इस वक्त जो पैदावार इस वक्त हो रही है, इस पैदावार में वैल्यू एडिशन कैसे हो सकती है। हमें पाकिस्तान की देखें दो चीजों को कवर करना है, एक हमें ट्रेड डेफिसिट को कम करना है डॉलर की शेप में, दूसरा हमें ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो इंपोर्ट को रिप्लेस कर सकें। जैसे पहले भी प्रेसिडेंट साहब ने कहा, इंपोर्टर्स को मैन्युफैक्चरर बनाना चाहते हैं। तो एग्री के बाद फिर हम इसको लेके जाएंगे कि टूरिज्म की कौन सी फैसिलिटीज, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, फैसलाबाद से लेके और नॉर्दर्न एरिया तक टूरिज्म इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ छोटे से लेके बड़े तक क्या इन्वेस्ट हो सकता है। फिर हमने इसको कंक्लूड किया है कि ठीक है, आप अगर आपके पास पैसे हैं, इनके पास पैसे हैं और इन तीन लोगों के पास पैसे हैं, तो एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी क्या होती है। हमारे यहाँ पार्टनरशिप का रुझान नहीं है और पार्टनरशिप को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो कहते हैं ज्यादातर फेलियर हो जाते हैं। उस फेलियर होने की वजह इसलिए होती है कि हम उसको प्रोफेशनली लेके नहीं चलते। तो वहां पर हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जेवी अगर आप करते हैं तो इसका प्रोफेशनल अंदाज क्या है करने का। और आज की दुनिया में लोग बड़े इसी तरह हो रहे हैं, कंपनियों के साथ मर्ज हो रही हैं, मर्ज होने के बल्कि दो कॉम्पिटिटर आपस में मर्ज होकर एक एंटिटी बना लेते हैं। तो आज की दुनिया के अंदर वेंचर्स का टाइम है,
इसके अंदर जॉइंट वेंचर करना कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हमने अलग अलग करके हैंड्स ऑन तक लाके कोशिश करेंगे कि इस हद तक लेके आएंगे कोई एक अपना बिजनेस जरूर स्टार्ट कर सकें लोग। बिल्कुल। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि ऑफ कोर्स हम बात करें बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता एम्प्लॉयज़ के बगैर। उसकी लेबर और वर्क फोर्स ही एक्चुअली एक कंपनी को चलाती है। एग्जैक्टली। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एंड मैं आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को भी हाईलाइट करना कि इन टर्म्स ऑफ वर्कर राइट्स और वर्किंग एनवायरनमेंट हम बहुत चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं फैसलाबाद शहर के अंदर। क्या इसके हवाले से भी गाइडेंस दी जाएगी? डेफिनेटली। देखें, जब आप एक प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, जब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हाउ टू केटर योर बिजनेस एज ए प्रोफेशनल। जब आप प्रोफेशनल बात करते हैं तो वर्किंग एनवायरनमेंट तो सबसे पहले है। मतलब एक प्रोफेशनल इस एनवायरनमेंट में अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो हाउ वी कैन सिट टुगेदर एंड टॉक ईच अदर और दुनिया को दिखा भी रहे हैं। तो हमें इस तरह डेफिनेटली प्रोफेशनल वे ही है कि किस तरह से आपने स्टार्ट करना है और किस तरह से प्रोफेशनली इवन अपने पीएन को भी प्रोफेशनली कैसे हैंडल करना है। अब आज की दुनिया में पीएन भी कहां बात सुनता है किसी की, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हाउ दे कैन रिस्पेक्ट यू। तो ये तो पहला एलिमेंट है सारे उसका कि हमने एम्प्लॉइज के साथ कैसे चलना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करनी है। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो उसको नई एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी। तो वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मिलकर इसको करते रहें। बिल्कुल। और आतिफ मुनीर साहब, क्योंकि वुमेन एम्प्लॉय और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से भी इस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें कवर की जाएंगी, और हमने एम्प्लॉयज़ के हवाले से बात की, वर्किंग एनवायरनमेंट के हवाले से भी थोड़ी सी बात की, उस हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा बताएं। जी, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि कॉन्फ्रेंस में तमाम पाकिस्तान चैम्बर्स प्रेसिडेंट आएंगी, वुमेन चैम्बर्स प्रेसिडेंट आएंगी, स्मॉल चैम्बर ट्रेडर के प्रेसिडेंट्स आएंगे। वो क्यों आएंगे? वो इस वजह से आएंगे कि यहाँ से हम चाह रहे हैं कि ये जो आइडिया है कॉन्फ्रेंस का ये आगे भी लेके जी ये पूरे पाकिस्तान में जाए। वो अपने अपने शहर के चैम्बर्स में लेके जाएं। जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात की, मेरे साथ जो फैसलाबाद वुमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट हैं मैं निगत शाहद, वो मेरे साथ बड़ा इस पे काम कर रही हैं और वो लकीली मेरी एग्जेक्टिव का भी हिस्सा है मेन चैम्बर में, वो काम कर रही हैं। अच्छा, इसमें हमने एक ये भी किया है कि फैसलाबाद को हाईलाइट करना है, इसकी जो अहमियत है। अगर हम थर्ड लार्जेस्ट सिटी हैं और अगर हम थर्ड लार्जेस्ट चैम्बर हैं तो अभी हमें बताने की ज़रूरत है कि वो यार थर्ड लार्जेस्ट। हमने ये किया कि तमाम जो पाकिस्तान से चैम्बर प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनको विद स्पाउसेज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। अच्छा। वो विद स्पाउसेज आएंगे। हम उन्हें यहाँ पे फैसलाबाद एक्सप्लोर करवाना चाह रहे हैं, फैसलाबाद दिखाना चाह रहे हैं। तो वुमेन सेशन, क्योंकि ये 3 दिन है, 3 दिन वुमेन सेशन तो नहीं चलना, उनका जो 2 घंटे 3 घंटे का सेशन है, उसके बाद जो मेरी वुमेन्स की टीम है, वुमेन चैम्बर की टीम है, उन तमाम खवातीन को फैसलाबाद एक्सप्लोर करवाएंगी। फैसलाबाद में क्या छोटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी उन्हें बताएंगी। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे घरों में भी कुछ इंडस्ट्री लगी हुई है जो स्टिचिंग के हवाले से और कटिंग के हवाले, जो कि फैब्रिक की कटिंग के हवाले से, वो वहाँ पर उन्हें विजिट करवाएंगी। वोकेशनल इंस्टीट्यूट पे ख़वातीन कैसे काम कर रही हैं, VTI में कैसे काम कर रही हैं, टैप्टा में कैसे काम कर रही हैं, और यहाँ की जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें ख़वातीन कैसे अपना परफॉर्म कर रही हैं। ये सारी चीज़ें हम ख़वातीन को भी वहाँ पर विज़िट कराएंगे। और छोटे छोटे जैसे IT हाउसेस बना के ख़वातीन कैसे काम कर रही हैं, उन तमाम ख़वातीन को वहाँ पर लेके जाएंगे। जैसे अजहर चौधरी साहब ने बताया कि छोटे बिजनेस से स्टार्ट करके आगे तक कहाँ तक लेके जाना है ये आपको पता है। और जहाँ आपने इन्वायरमेंट की बात की है, ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी भी है कि आपके पास एम्प्लॉई है उसके कुछ हकूक़ आपको दीन इस्लाम ने भी दिए हैं और आईने पाकिस्तान में भी दिए हैं। तो वो तमाम, अगर आप प्रोफेशनली, जैसे अजहर चौधरी साहब ने बताया कि आप अपने बिजनेस में तमाम चीज़ें प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने एम्प्लॉई को भी उसी तरह ही प्रोफेशनली ट्रीट कर रहे हैं जैसे आपके वो ज़िम्मेदारी है, उसके हकूक़ का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर अगर आपके इंस्टीट्यूट में ख़वातीन काम कर रही हैं, ख़वातीन लेबर डिपार्टमेंट में है या ऑफिसर डिपार्टमेंट में है, तो उनके लिए आपने सेपरेट क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, ये प्रोफेशनली आपकी ज़िम्मेदारी है।
जो इंशाल्लाह यहाँ पर तमाम चीज़ें कवर की जाएंगी कि आपने ना सिर्फ अपने बिजनेस को बिजनेस हमने जो यहाँ पर जो आपने गोल की बात पहले की थी उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि दो चीज़ें हमने रखी हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि आपकी जेब में क्या जाएगा और ज़्यादा कैसे जा सकता है वो। दूसरा इसमें हमने एक नेशनल कॉज ये रखी है कि आपके बिजनेस इन्हेंस होने की सूरत में, एक्सटेंड होने की सूरत में आप इस मुल्क को एम्प्लॉयमेंट में अपना कितना शेयर दे रहे हैं, वो कैसे इन्हेंस होगी, वो भी इसमें एक नेशनल कॉज है कि जब आप ट्रेडर से इंडस्ट्री में जाएंगे, ट्रेडर में आपके पास 8 से 12 एम्प्लॉय हैं, तो वो 80 से 100 कैसे होंगे। ये चीज़ें भी हमने की है कि यहाँ पर हम रोज़गार के मौके कैसे पैदा कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाकर। कुछ चीज़ें जो कि मैं ऐड करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स जब हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, खवातीन की बात करते हैं, हमारे मुल्क की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन खवातीन की है। और आई थिंक एज अ वुमेन माई सेल्फ बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद कन्वे नहीं हो पाती, स्पेशली अगर हम मैटर्निटी और पैटर्निटी लीव की बात करते हैं, जब बहुत सारी आज के वक्त में वर्किंग क्लास एग्जिस्ट करती है, जो कि पुराने वक्तों में आई थिंक कंपैरेटिवली कम लोग थे, पॉपुलेशन भी हमारी थोड़ी कम थी, लेकिन आज के दौर में तकरीबन हर दूसरा शख्स जिससे आप मिलते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं। और अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएं, ऐड की जाएं, बिजनेस कम्युनिटी में कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाए कि काम के साथ आपकी पर्सनल ज़िंदगी भी चलना ज़रूरी है, तो आई थिंक बहुत आसानी होगी, स्पेशली खवातीन के लिए, क्योंकि आपके करियर या आपको करियर आप चूज कर सकते हैं, या तो आप फाइनेंशियली काम कर सकते हैं, या तो आप अपनी फैमिली को वक्त दे सकते हैं। तो इसमें एक बैलेंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए मैटर्निटी पैटर्निटी लीव ये बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। ये चाइल्ड केयर ऑफिसेज में प्रोवाइड की जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले? इसमें कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है, आपको लगता है? डेफिनेटली। लेकिन अगर आप ये समझें कि हम इसको इन 2 दिनों में या इन 3 दिन में पढ़ा सकते हैं, तो मिस फातिमा मतलब ये कॉन्सेप्ट जनरेट लेकिन किया जाना, कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज आपने आवाज उठाई है, इस आवाज को उठा के रखना, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो डिपेंड करती है कि ये चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हो। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हम आपकी इस आवाज को वहां तक लेके जाए, और वहां से जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब का विजन है कि वो ऑल ओवर द पाकिस्तान फैले, तो वी आर वेरी मच होपफुल एंड यू विल बी देयर इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सिटी 41 एंड वुमेन एज अ वुमेन यू विल बी देयर, एंड हमारी ख्वाहिश भी होगी कि आप जो खवातीन आ रही हैं, यू शुड एंगेज विद देम एंड ट्राई टू बी एक्सप्लोर बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और हमारी ऑन अ लाइटर नोट बहुत ही मजेदार सी डिश तैयार हो गई है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में जो है इसको अच्छी तरह से खत्म करेंगे। तो जी यहाँ पे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थिंक फॉर ऑल पीपल आउट देयर, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।